Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines, friends. Domestic equity markets end lower on another volatile day. Sensex down by 106 points while Nifty fell 61 points. Rupee appreciates to 12 paise against US dollar. And Brent crude prices dropped around 1%, trading at $104.77 per barrel. एक और उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद घरेलू शेयर बाजार गिरावट पर हुए बंद। सेंसेक्स में 106 अंकों और निफ्टी में 61 अंकों की आई गिरावट। रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की मजबूती में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य लगभग 1% की गिरावट से $104.77 प्रति बैरल पर आ गया। उतार चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख जारी रहा। कारोबार की समाप्ति से पहले हुई बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआत में आई तेजी जाती रही। सेंसेक्स 54,400 के नीचे और निफ्टी 16,250 के नीचे बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.19% के नुकसान से 106 अंक गिरकर 54,365 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.38% की गिरावट से 61 अंकों का नुकसान दर्ज करते हुए 16,240 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां गिरावट और भी तीव्र थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.98% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.11% की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। Domestic equity markets today suffered another day of losses amid volatility. The Sensex and the Nifty fell, pairing early gains amidst last-hour selling. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed below 54,400 points, while the Nifty at the National Stock Exchange was settled below 16,250 level. The Sensex downed by 106 points or 0.19% to finish at 54,365, while the Nifty fell 61 points or 0.38% to end at 16,240. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap indices underperformed the Sensex. The mid-cap fell 1.98% and the small-cap index ended 2.11% down. In the Sensex pack, 12 companies logged gains while 18 declined. Hindustan Unilever gained the most as it rose 3.2%, followed by Asian Paint, which added 2.5%. IndusInd Bank climbed 2.4% and Ultratech Cement ended 2.2% up. On the other hand, Tata Steel suffered the most to decline 6.9%, Sun Pharma fell 2.7%, NTPC lost 2.3% and Titan ended 2.1% down. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 19 indices fell. Bankex sector gained maximum with 0.6%, while finance surged 0.3% and consumer goods rose 0.2%. On the other side, metal index plunged 5.6%, while utilities tumbled 4.6%. Power index declined 4.3% and realty fell by 3%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 879 companies gained while 2,476 fell. Shares of 132 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 77 रुपए 32 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.08% की गिरावट से 103.73 पर था। सुषमा जी, जैसा हम दोपहर में बात कर रहे थे कि फिर बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं। आज हल्की गिरावट है, लेकिन गिरावट का सिलसिला जारी है। क्या लगता है आपको, बाजार की अभी क्या चिंताएं हैं और आगे क्या आप रुख देखती हैं? देखिए, चिंताएं तो बहुत हैं इस वक्त। अब बेसिक कोर जो तकलीफ है विश्व भर में वो है यूक्रेन में जो वार चल रहा है, उसी की वजह से उसके जो रिपल्स हैं ग्लोबली चल रहे हैं। और अभी इस वक्त अगर आप देखें तो विश्व भर में सारी स्टॉक मार्केट्स के मतलब उनकी जो ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है। इनफैक्ट हमारे देश में इतना बुरा हाल नहीं है जितना बाकी सारे स्टॉक मार्केट्स में है। हमारी मार्केट समझ लीजिए आउटलायर्स ही है। उसके और भी वजह है, यूक्रेन जैसे मैंने कहा वो तो कोर प्रॉब्लम है। दूसरा यूएस फेड की जो अग्रेसिव रेट हाइक्स हैं। तीसरी चाइना में जो कोविड का मामला चल रहा है, कोविड बढ़ रहा है और वहां मूवमेंट कर्व्स बढ़ रहे हैं। ये जो मूवमेंट कर्व्स करा रहे हैं चीन में, उसकी वजह से वहां पर उनकी जो उत्पादन है कम होगी। उत्पादन कम होगी इसका मतलब है उनकी जो जरूरतें हैं, कच्चे तेल की हो या मेटल्स की हो या कमोडिटीज हो, वो कम हो जाएंगी। तो वो जाहिर तौर पर उनके जो दाम हैं थोड़े से कम हो रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो इसके जो रिपल इफेक्ट हैं सारे विश्व भर में हैं। अगर आप हमारे देश के अंदर की जो फैक्टर्स हैं, सॉरी एक और फैक्टर हमारा ग्लोबल फैक्टर एक है, वो जो कच्चे तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं। और जो हमारे देश के अंदर जो फैक्टर्स हैं, एक तो ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट से। अब कई महीने हो गए क्योंकि यूएस फेड अपने रेट्स बढ़ा रहा है, तो वहां पर ऑब्वियसली उनके रिटर्न्स ज्यादा हैं। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। और फाइनली पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट हाइक बढ़ा ही दिया। कुछ सालों के बाद पहली बार उन्होंने रेट बढ़ाया है 2018 के बाद शायद। तो लग रहा है कि उनको भी इन्फ्लेशन का डर है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनका असर स्टॉक मार्केट्स के ऊपर चल रहा है। तो इन्फ्लेशन का डर है और जैसा कि हमने देखा है कि पॉलिसी को काफी उसमें ढील दी मॉनेटरी पॉलिसी में सभी सेंट्रल बैंक्स ने, लेकिन उसकी वजह से जो लिक्विडिटी बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ी, सो कभी ना कभी एक नॉर्मलाइजेशन तो वापस होना ही था। सो इट वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी उसका ये बाकी जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं वो मिला जुला एक असर ओवरऑल नेगेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो फैक्टर जैसे आपने कहा, ये नॉर्मलाइजेशन तो होना ही था और इसी वजह से जो जितना असर पिछली बार हुआ था जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी फेडरल रिजर्व का, उतना असर हमारी स्टॉक मार्केट पे इस बार नहीं है। एक ये वजह है कि स्टॉक मार्केट्स ने ये जो रेट हाइक्स फैक्टर इन कर लिया था काफी दिन पहले, 6 महीने पहले, क्योंकि मालूम था जैसे आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। दूसरी बात ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति इस वक्त ज्यादा मजबूत है। उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट शायद 5% ऑफ जीडीपी था, अब इसके आधा ही है, 2.5% है जीडीपी का। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस वक्त $275 बिलियन थे, इस वक्त करीबन $600 बिलियन हैं। तो बहुत फर्क है। तो हमारी जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति है बहुत ज्यादा मजबूत है कंपेयर टू द लास्ट टाइम। When we talk about the fact that we are sound, our fundamentals are good. When we talk, you just mentioned that Ukraine-Russia is the core issue, Sushma. If that is the core, the war between Ukraine and Russia is the core issue, then does it mean advantage India? Because as we know that wheat exports, Ukraine and Russia combined, they would export 30%, almost 30% of the wheat exports. Then as far as oil is concerned, almost 30% of oil, sunflower oil would come from Ukraine. So does that put us in a better position
question. Also with China having the lockdown, frequent lockdowns, does it mean are the foreign investors are ready to invest in a country like India, and we are having the ease of business and ease of living and many reforms in place? Does it mean advantage India? Well, to some extent, definitely. Not in all areas, but definitely the area you talked about, for instance, there are certain commodities. Now, wheat exports, for instance, and even corn exports is an area where India can now enter the market. We have sufficient stocks with us, and we can provide, I think the Prime Minister said at some gathering that, India can really feed the world. So the stoppage of supplies from Russia and Ukraine has given us an opportunity, and we are already negotiating with countries like Egypt and the UAE and various other countries to export wheat. And corn is another commodity where we can fill the gap. But of course, in an area like edible oils, we have a problem because Ukraine's supplies have stopped. Now, we could have found alternative sources, but there's another problem in Indonesia, because Indonesia has stopped the export of palm oil. It's the major exporter of palm oil. They are having their own domestic shortages. So this is an issue that is being dealt with in the long run, in the sense that the national mission has been launched to promote edible oil seeds, increase in acreage, and to promote growth of it. But that is a medium and long term solution. Right now, the shortages will inevitably lead to price hike of edible oils. और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑयल की बात करें, डोमेस्टिक लेवल के जो प्राइसेस हैं, I mean, of course, this is something which is brought up almost in every program. Excise duty का 2.0 होना चाहिए क्या? हाँ, तो देखिए, the point is that ये 2014 में जब तेल के दाम बहुत कम हो गए थे, उस वक्त ये सरकार ने काफी बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, और उस वक्त किसी को, कंज्यूमर को बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तेल के दाम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत नीचे हो गए थे, तो आपको उसी दाम पे मिल रहा था तेल, लेकिन वो टैक्स का एलिमेंट बढ़ गया था। अब जबकि तेल के दाम बढ़ गए हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे, अब वो एक्साइज रेट्स वहीं रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में दोनों तरफ है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट्स को करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्साइज ड्यूटी काटनी चाहिए और स्टेट्स को भी वैल्यू एडेड टैक्स काटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक्सेसिव है जो टैक्सेशन प्रोडक्ट। 22 सिचुएशन यू एग्री सुषमा, क्योंकि अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक जो सिचुएशन है उसमें सरकार का भी जो खर्चा है वो बहुत बढ़ जाता है, एंड रेवेन्यू सोर्सेज जो है उनकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। सो ऐसे में मुश्किल भी एक है। नहीं, ये भी बात ठीक है, लेकिन अभी जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं काफी बॉयंट हुए 2021 में, इनफैक्ट सरप्राइजिंगली बॉयंट। अगर आप फॉर इंस्टेंस इनडायरेक्ट टैक्सेस लें, जीएसटी के कलेक्शंस जो टारगेट 1 लाख करोड़ की थी उससे बढ़कर आ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के भी कलेक्शंस अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो इसमें इतना तकलीफ नहीं हुआ है। हाँ, आपकी बात ठीक है कि बहुत बड़े ये वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये फूड ग्रेन सप्लाई के प्रोग्राम्स हैं और भी काफी सारे प्रोग्राम्स, हाँ, और पीएम किसान के प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत कटौती हो सकती है। और अगर आप देखें अभी भी हाल ही के दिनों में हफ्ता भर से वो तेल के दाम रिटेल लेवल पे बढ़े नहीं है, तो इसका मतलब है सरकार ने ऑयल कंपनीज को कहा है कि अभी आप अब्जॉर्ब कर लो, तो ऑयल कंपनीज भी थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब करेंगी, शायद सरकार भी थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब करेगी, और थोड़ा बहुत एलिमेंट जो है वो कंज्यूमर के ऊपर बर्डन रहेगा। I think when the people were crying hoarse that international prices came down, oil prices came down, but the government didn't bring down the prices. That acted as a buffer for the government. Yes, that acted as a buffer. The government was able to mop up a lot of revenue at that point of time. But now, of course, one needs to provide not only some comfort to the consumer, but it will also bring
down the pressure, the inflationary pressures on the economy if you reduce the pass-through effect of fuel prices on directly at the retail level. So that would also help in moderating inflation. It is helping inflation. Yes, at the moment. Otherwise, it would have shot up. Yes, much definitely. सुषमा जी, आपने जो पहला पॉइंट बोला था यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का, उसको 75 डेज हो गए हैं अब, एंड कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि जो वो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होने की तरफ है. तो आपको लगता है कि ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं शेयर बाजारों में, बियर्स और बुल्स के बीच में खींचातानी, और पिछले वीक तो हमने 4% का गिरावट देखी, बिकॉज सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपने और आरबीआई ने भी किया था पिछले हफ्ते. सो आपको लगता है कि ये अभी ये मंदी का ही माहौल आगे चलेगा? क्या आपकी एडवाइस रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, ये एडवाइस यही है कि आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा, और इस वक्त आप ज्यादा मतलब कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना लें इस वक्त. और अभी जो आपने कहा, ठीक कहा है कि ये वॉलेटिलिटी कुछ दिनों तक रहेगी और हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है. ये जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ऑल टाइम टू कम के लिए नहीं चल सकता. ये शायद समझ लीजिए 1 महीना और चल सकता है मेरे ख्याल में, पर अब खैर हम तो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट नहीं है. वैसे ही हमारी एंटिसिपेशन है, हमारा होप इज कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, हम चाहते हैं. तो ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए तो थोड़ी सी मुश्किलात तो है. बट सर्टेनिटी, आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक रिबाउंड हुआ है भारत में, उसकी सर्टेनिटी के काफी संकेत है? जैसे आपने अभी जीएसटी कलेक्शंस की बात की, सर्विसेज का पीएमआई 57.9 हो गया है, एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई बढ़ रहे हैं. सो डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिबाउंड जो है, चाहे वो जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, आत्मनिर्भर भारत या पीएलआई स्कीम्स, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी एफर्ट्स हुए हैं सबकी तरफ से, स्टार्टअप इकोसिस्टम हम देख रहे हैं इतना ज्यादा जो बढ़ रहा है. सो आपको लगता है कि भारत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी स्ट्रांग है? नहीं, हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो अभी भी जारी है, और सिर्फ ये है कि जितना ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा था, उससे शायद 1% कम, 9% नहीं तो 8% जरूर होगा इस साल. और फिर भी हमारा देश पूरे विश्व भर में सबसे तेज गति के मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा इन द वर्ल्ड अभी भी. And just to add to what you're saying, domestic tourism has really is doing very well. Many people are now going to various other cooler places, away from the heat, and you don't find bookings in hotels. So hotel people are also, hospitality industry is very happy at the moment. Which was the hardest hit. That is we are back very to important. That's a very important factor that you have mentioned. Very important factor. That is a sign of an economy back on track for us, at least for the people. Well, we could talk more, but let's go in for a short break and we shall be back soon. Friends, please stay tuned. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे. ब्याज दरों में तेजी और उनका प्रतिकूल प्रभाव आर्थिक वृद्धि पर पड़ने से जुड़ी चिंताओं के चलते एशियाई बाजार आज लगभग 2 वर्षों के अपने न्यूनतम स्तर तक लुढ़क गए. डॉलर 20 वर्षों के उच्चतम स्तर के करीब बना रहा. हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% के नुकसान में रहा. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1.2% की गिरावट रही. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% के नुकसान में रहा और जापान के निकेई सूचकांक
सूचकांक में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 1.06% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय शेयर बाजारों में आज कल के मुकाबले तेजी का रुख था। यहां के शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले, लेकिन अंतर दिवसीय कारोबार में आर्थिक वृद्धि की दर कम होने से जुड़ी चिंताएं अभी भी बाजारों पर दबाव डाले हुए थी। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.6% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 0.9% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 1.4% के उछाल में था। आपसे डॉलर के बारे में जानना चाहेंगे। 20 वर्षों के उच्चतम स्तर के करीब है एंड रुपी का हमने देखा कि कल ऑल टाइम लो पे पहुंच गया था। हालांकि आज कुछ तेजी है। सो कैसे देखती हैं आप रुपी की स्थिति को? उसकी जो रुपी में जो डेप्रिसिएशन है, बाकी जो करेंसीज हैं उनके पर्सपेक्टिव में क्या अभी स्थिति है? देखिए, रुपी की जो डिप्रिसिएशन है वो सिर्फ अकेला ये सिर्फ भारतीय करेंसी नहीं गिरी है। ये पूरे अगर हम देखें एशिया में और बाकी सारे मार्केट्स में भी करेंसी की गिरावट हुई है एज कम्पेयर टू डॉलर। डॉलर मजबूत होता जा रहा है क्योंकि ट्रेजरी यील्ड्स वहां पर बढ़ रही हैं और ये जो ट्रेंड है, ये ग्लोबल ट्रेंड है कि सारी करेंसीज डिप्रिशिएट हो रही हैं। हाँ, रुपी को देखें तो इसका डिप्रिसिएशन इतना वरिसम नहीं है जितना पहले होता। जो चीजें मैंने पहले भी कही थी, एक तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो काफी मजबूत हैं। इस वक्त आरबीआई थोड़ा सा जो इंटरवेंशन करता है रुपी को डिफेंड करने के लिए, वो थोड़ा स्लोली कर रहा है, डिफेंसिव थोड़ा सा कर रहा है कि एकदम से गिरावट ना आ जाए, पर वो इसको रोक नहीं रहा, आरबीआई रोक नहीं रहा इसको नीचे जाने से, क्योंकि हमारे पास जितने रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स अगर हम इसी में खर्च कर दें कि टू प्रोटेक्ट द रुपी, इट इज नॉट अ वेरी वाइज पॉलिसी। तो डिप्रिशिएट हो रहा है। डिप्रिसिएशन में दो डबल एज स्वॉर्ड है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो आयात है, खासकर तेल की आयात, उसका तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा और उसका ऑयल इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्ट्स हमारे सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट्स हमारे मतलब कंपेटिटिव, सॉरी एक्सपोर्ट, अब मैं तो उल्टा कह रही हूँ। इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स हमारे कंपेटिटिव हो जाएंगे। और अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं कल से उनकी वो बढ़ गए हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इतने हमारे बड़े हैं, बहुत बढ़ गए हैं हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो आईटी सेक्टर को बहुत फायदा होगा ये डिप्रिसिएशन से। तो ये दोनों तरफ है। अब देखिए हमारे एक्सपोर्ट्स इस साल, जैसे आपने अभी बात की थी कि $400 बिलियन हुए हैं 2021 में, फिस्कल 2021 में ये रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गए हैं। और डिप्रिसिएशन से जो इम्पेटस मिलेगा एक्सपोर्टर्स को, उससे और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो बहुत जल्दी नीचे आना रुपी के लिए, रुपी का बहुत जल्दी नीचे आना हमारी जनरली आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। Well, when we talk about inflation, I think globally inflation is an issue now, and it all starts from the US, because what happens in US has a ripple effect to the global markets across the world. We have a story from the US stocks. US stocks continue to show downward trend on worries that rising inflation and interest rates will hit consumer spending and slow the economy. The Dow Jones Industrial Average Index declined 1.99%. The S&P 500 tumbled 3.2%, and the Nasdaq Composite plunged 4.3%. तो यूजुअली क्या ट्रेंड रहता है? अगर यूएस मार्केट्स में गिरावट आती है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया पे भी हम फील कर सकते हैं सेंटिमेंट। वो कहते हैं ना कि मतलब वहां पर अगर वहां छींक आती है तो फ्लू हमें हो जाता है, तो बाकी मार्केट्स में तो जरूर अमेरिका के जो मार्केट्स हैं उनका असर विश्व भर में होता है। फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुई है 1.4% की यूएस इकोनॉमी में। क्या वो आपको वरीसम लग रहा है? क्या वहां रिसेशन के कोई आपको चांसेस उभरते हुए? देखिए अमेरिका में बड़ी इंटरेस्टिंग हालात हैं इस वक्त। जैसे आपने कहा, एक तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, दूसरा उनकी जो इन्फ्लेशन है पहली बार अपने इतने सालों के बाद
इंडिया से ज्यादा है 8.5%। हाँ, 8.5% उनकी इन्फ्लेशन, जबकि उनकी इन्फ्लेशन 1% होती थी, 2% होती थी। अब जबकि हमारी 7, 8, 9, 10% कभी हुई है, और ये इस वक्त उनकी हमारे से ज्यादा है। तो ये हालात जो हैं काफी उल्टे हैं, काफी टॉप्सी टर्वी समझ लीजिए ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। तो ये फिर भी वही जो जड़ है इस वक्त ये सारी जो तकलीफों का, वो है यूक्रेन वॉर। राइट। ये लौटते हैं घरेलू परिवेश में। इस वर्ष अप्रैल में पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले कोयले के उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है। पिछले महीने कोयले का उत्पादन 6 करोड़ 60 लाख टन से अधिक दर्ज किया गया। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2020 की तुलना में पिछले महीने कोयले का डिस्पैच 65.62 मीट्रिक टन से बढ़कर 71.30 मीट्रिक टन हो गया, जो 8.66% की वृद्धि है। बिजली कंपनियों को भेजी गई कोयले की मात्रा 18.15% की बढ़त में रही। मंत्रालय ने कहा कि पिछले महीने में कुल बिजली उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.75% अधिक रहा है। जो हीट वेव की कंडीशंस है उसमें हमने देखा है कि कोयले की हमने जैसे अभी देखा कि डिस्पैच बढ़ने के बावजूद एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। आपको लगता है कि मॉनसून अगर रही नॉर्मल, जिसके फोरकास्ट आ रहे हैं, वो बहुत क्रूशियल रहेगा स्थिति को संभालने में? नहीं, ये तो है, मानसून की स्थिति जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पावर सेक्टर में जो तकलीफें हैं वो कई वजह हैं। एक तो ये जो कोयला की जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है, ये काफी पुरानी है, इन द सेंस की जो कोयले की कंपनीज हैं, कोल इंडिया, वो कहता है कि रेलवेज हमें काफी रेक्स नहीं भिजवाता, और रेलवेज कहता है, रेलवेज और कोयला कंपनीज ये भी कह रही है कि पावर जनरेटिंग कंपनीज हमको पैसे नहीं दे रहे, इसलिए हमने उनको वहां पर कटौती की है। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये प्रॉब्लम्स, ये अक्टूबर में भी हुई थी। अक्टूबर में भी वहां पर उस वक्त पावर क्राइसिस हुआ था। वो कह रहे वो ये था कि 5 साल के बाद इतना जबरदस्त पावर क्राइसिस था, और अभी भी हुआ। अभी तो हाँ ठीक है, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, और रेलवेज ने बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की, उन्होंने जो गेहूं के लिए जो रेक्स थे उनको कैंसिल कर दिए, और कोयले में कोयला उनमें डाल दिया, ताकि जैसे आपके जो कोल डिस्पैच इंक्रीसेस जो आपने अभी खबर बताई है वो बढ़ गए हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ मेरे ख्याल सोल्यूशन मिलना चाहिए long term. The government, Sushma, is giving a lot of push to renewable energy. Yes. 6% of our energy needs are met through the nuclear route. Yes. I think it will take some time, as you said, long-term vision that renewable energy inputs will give results. We need to shift gradually from coal-based thermal power plants, which are comprised 75% of our power generation, to others, as you pointed out. Yes, and that will take time to settle down. All right. Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia today stressed the need for innovation to make India a drone hub by 2030. Speaking at a function in Niti Aayog, he said the industry should work to create intellectual properties in the drone sector. Mr. Scindia said, along with hardware, the industry needs to work on software aspect to make country's drone industry robust. He added that the government's Drone Shakti initiative will commercialize the use of drones in different industries. The minister said with active participation from the industry and the government, the drone industry is set on a path of exponential growth and adoption in the country for years to come. Sushma, drone, the government has eased norms for the usage of drone. Earlier, it was banned for private use. Now, the photographers are using it for weddings. It's being used by the farmers for pesticides and fertilizers, and also for security, great for security reasons. You think that it's going to be an advantage for absolutely. This is a high-tech area of the future, I think. All right, and let's take a look at something very important. Oil. Oil prices today dropped around 1% as downward trends continued due to top oil importer country China's increasing cases of coronavirus. A strong dollar and growing recession risks also created worries about the outlook for global demand. In intraday trade, Brent crude was trading at around $104.70 per barrel, while WTI crude prices were at $102.13 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 25 रुपए कम होकर 50,930 रुपए प्रति 10
ग्राम पर था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 80 रुपए सस्ती होकर 61,415 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,857.70 प्रति आउंस पर था और चांदी बिना किसी बदलाव के $21.82 प्रति आउंस पर थी। समय समाप्त हो रहा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप आई सुषमा जी और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। थैंक यू सोनू, थैंक यू लालिमा। Thank you. And now before we close, friends, is a reminder of the headlines. Domestic equity markets end lower on another volatile day. Sensex down by 106 points while Nifty fell 61 points. Rupee appreciates to 12 paise against the US dollar, and Brent crude prices drop around 1%, trading at $104.77 per barrel. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Aneja Dang and Sonu Sood bidding adieu. Namaskar.